बोलिए भारत माता की। वाह। राजा साहब बा श्रीमान हरजमन सिंह जी और हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख श्री आर.के. जी भदौरिया, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नागेंद्र शिकरवार, श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जिलाध्यक्ष, श्री कन्हैया लाल गुप्त लोकसभा प्रभारी, श्री हेमेंद्र शर्मा लोकसभा संयोजक और श्रीमती सीमा उपाध्याय पूर्व सांसद, श्रीमान छोटे लाल जी वर्मा विधायक, श्री भगवान सिंह जी कुशवाहा, श्री चौधरी उदय भान सिंह जी पूर्व विधायक, श्री महेश जी गोयल पूर्व विधायक, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, श्री राम सकल जी गुर्जर पूर्व विधायक, श्री जितेंद्र वर्मा, श्री कालीचरण सुमन, श्री मधुसूदन शर्मा और श्रीमान प्रदीप भाटी और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आप लोगों ने फूलों का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया है, बहुत सारी प्रतिमाएं भी भेंट कर आपने स्वागत किया है, खड़े होकर तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो राजकुमार चाहर के लिए आया। मेरे बहनों भाइयों, राजकुमार चाहर मेरे बहुत प्रिय लोगों में हैं। इनकी क्षमता, इनकी प्रतिभा से पार्टी प्रभावित हुई, इसीलिए उन्हें किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दायित्व दिया गया। क्योंकि राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कई बार मैं कर चुका हूं, राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन मैं कई बार कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि होता है, यदि उसके ऊपर कोई दल की राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है तो उसे समय देना थोड़ा कठिन हो जाता है। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किसी को किसी प्रकार की गिला, किसी प्रकार की शिकवा यदि राजकुमार चाहर से रही होगी, आज उसे लोग भूल जाएंगे, उसे माफ करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग जीते हैं, मरते हैं, जो कुछ भी करते हैं आप देश के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते। इसलिए व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा कर सकती है, इसके बारे में आपको विचार करना। और बहनों भाइयों, यही तहसील है जहां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए और अत्यधिक स्नेह उनका मुझे प्राप्त था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी जब मैंने जिम्मेदारी संभाली तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद था। आज यहां आया हूं, स्वाभाविक रूप से उनकी याद मुझे आती है, इसलिए कुछ भी कहने के पहले एक बार मैं शीश झुकाकर उनकी स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों भाइयों, भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत ही सम्मानित शख्सियत थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज उनके क्षेत्र में मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं। पहले कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। भारत कमजोर देश है, सुने न सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, सारी दुनिया में भारत का कद इतना ऊंचा हुआ है कि
कि आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह मैं समझता हूं किसी देश की छोटी उपलब्धि नहीं है। जो भी सच्चा राष्ट्रभक्त होगा, देशभक्त होगा, सारी चीजों को भुलाकर इस बात से गौरवान्वित होगा कि सारी दुनिया में हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। और आज यदि मैं आप सबके सामने यहां पर मौजूद हूं बहनों भाइयों, तो मैं पूज्य बापू को याद करना चाहता हूं। महात्मा गांधी, शायद पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी, 1947 में जब भारत को आजादी मिल गई थी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस कांग्रेस के झंडे के तले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, अब उस कांग्रेस को अपने को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस नाम से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, निहित स्वार्थवश कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि कांग्रेस का नाम जब तक रहेगा हम देश की जनता को भुनाते रहेंगे कि आजादी यदि मिली है तो केवल हमारे कारण मिली है और किसी दूसरे कारण नहीं मिली। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, सारे देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। बापू ने जो 1947 में कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और कोई तो नहीं कर पाया, लेकिन अब वह कांग्रेस को समाप्त करने का काम कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन कर रहा हूं। आप महात्मा गांधी की मुराद को पूरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की दूसरी मुराद यह थी, भारत से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। और मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसके बारे में मैं एक बात उसके पहले मैं कह दूं आपसे। बहनों भाइयों, मेरी कोई बात यदि गलत हो, हमारे प्रेस के मित्र भी यहां हैं, आप लोगों में से पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी बात यदि हमारी गलत हो तो आप मेरी आलोचना कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी कहा था, हमें समर्थन दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी भारत की प्रधानमंत्री बनी, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहती हूं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, गरीबी मिटने की बात तो दूर, इतने लंबे समय में तो गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई, लेकिन कुछ कम तो हुई होती। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो धन दौलत के मामले में दुनिया के अच्छी जानकारी रखते हैं, अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, आज वह सब संस्थाएं और यहां तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने भी कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने करिश्मा किया है मेरे बहनों भाइयों कि 8 वर्षों के अंदर भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। और मैं कहना चाहता हूं, 10 वर्ष तक केवल हमारी गवर्नमेंट रह जाए, गरीब कहने वाला कोई भारत में नहीं बचेगा बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। जो भी समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं हम लोग प्रारंभ की हैं, समाज के सशक्तिकरण के लिए की है। मुझे मालूम है कि जिस समय शौचालय बनाने की बात हो रही थी तो हम लोग जाते थे, लोग कहते थे क्या सरकार का काम शौचालय बनवाना है, टॉयलेट बनवाना है? बहनों भाइयों, सोच का अंतर है। मां बहन बेटी किसी भी जात की हो, किसी भी पंथ की हो, किसी भी मजहब की हो, मैं समझता हूं हर स्वाभिमानी भारतीय जो होगा उसकी वह मां बहन बेटी है बहनों भाइयों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। उसके इज्जत और उसके सम्मान की रक्षा करना हर स्वाभिमानी हिंदुस्तानी का यह कर्तव्य होता है।
इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, एक भी घर नहीं बचना चाहिए हिंदुस्तान में जहां पर कि शौचालय न हो, एक भी झोपड़ी शेष नहीं बचनी चाहिए जहां पर कि पक्का मकान न हो, एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जहां पर कि नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। इसके पहले क्या किसी ने सोचा? कितने ऐसे सारे फैसले किए। गरीब इलाज के अभाव में मरने ना पाए, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और अब जानते हैं इस बार हम लोगों ने फैसला लिया है, जून में सरकार बनेगी, सरकार बनने के तुरंत बाद लागू हो जाएगा, चाहे आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के मानने वाले हो, चाहे आप करोड़पति हों, चाहे लाखपति हों, इनकम नहीं देखी जाएगी। जिसकी भी उम्र 70 साल के ऊपर है, यदि बुजुर्ग और उनकी धर्म पत्नी भी घर में यदि बुजुर्ग है, 2, 3, 4 बुजुर्ग होंगे, तो सबका प्रति वर्ष का 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार का संकल्प है। बापू की यही इच्छा थी, बापू की मुराद को हम लोग पूरा कर रहे हैं, गरीबी को समाप्त करने का। पहली मुराद कांग्रेस को समाप्त करने की आप लोग पूरा कर रहे हैं, और दूसरी जो उनको मुराद थी कि भारत से गरीबी समाप्त होनी चाहिए, उस मुराद को हम लोग पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, भारत के बारे में आपके क्षेत्र का कोई दुनिया के दूसरे देशों में रहता हो, उससे पूछिएगा। अब यहां पर जो पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के. सिंह जी भदौरिया हैं, इनसे पूछिएगा, ये लोग बहुत ज्यादा विदेशों में जाते रहे, पहले भी गए होंगे, आज भी जाते हैं। क्या भारत के बारे में धारणा बनी है? पहले हम लोग बोलते थे, कुछ सुनते ही नहीं था, अब कुछ बोलते हैं तो कान खोल के सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। धन दौलत के मामले में मैं बतलाना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हमारा भारत दुनिया के देशों में इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार, यानी धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। अब कल्पना करिए, 140 करोड़ का हमारा भारत और 20-20, 25-25 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हमसे धनवान थे। कांग्रेस के लोगों ने, अन्य राजनीतिक पार्टियों ने कभी इसकी चिंता नहीं की। 2014 में हम दुनिया में धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 11वें स्थान पर थे। मेरे बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर आपको जानकर हर्ष होगा, हमारा यही भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया, 5 देशों में खड़ा हो गया। और यह भी मतलब नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बड़े बड़े वित्तीय संस्थाएं आज यह दावा कर रही है कि दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। और भारत यदि ऐसे आगे बढ़ता रहा तो 2027 यानी आज के 2.5-3 साल के बाद भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और वो होगा 2027 में, आप पूछ लीजिएगा, यह होगा। यह है हमारे भारत की हैसियत। जब भी कोई संकट आया है देश के सामने, जिस मुस्तैदी के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, मेरे बहने भाइयों, उसकी जितनी सराहना की जाए कम। आप सबको जानकारी है, मैं जानता हूं, शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो कोरोना से प्रभावित न हुआ हो। यह सच्चाई है कि नहीं है? कोरोना से आप लोग प्रभावित हुए थे कि नहीं हुए? हालत यह थी कि भारत में कोरोना का वैक्सीन, जिसे टीका बोलते हैं, कोरोना का वैक्सीन नहीं उपलब्ध होता था। तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों के पास गए, खुद चल कर गए और कहा कि आप तैयार करिए, जो भी खर्च होगा, जो भी आपको मदद चाहिए, पूरी हम मदद करेंगे। और बहनों भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका, कोरोना की वैक्सीन तैयार कर दी। और उसका करिश्मा यह रहा कि हमारे भारत के रहने वाले हर व्यक्ति को, जितने आप बैठे हैं, इनमें से भी लोगों को 2 बार कोरोना का टीका जरूर लगा होगा, कुछ लोगों को तीसरी बार भी लगा होगा।
और हम लोगों ने इतना ही नहीं किया, कोरोना का टीका उतने ही समय में यहां बनाकर दुनिया के 100 देशों को मुहैया कराने का काम भी भारत ने किया है। यह है भारत की ताकत। और रूस और यूक्रेन दोनों के बीच इस समय लड़ाई चल रही है। आप लोगों को मालूम है कि नहीं? रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। 2 साल से लड़ाई चल रही है, 2 साल से अधिक समय हो गया। जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो बराबर उधर से भी तोप, गोले, मिसाइल रूस की तरफ से भी यूक्रेन पर चलाए जा रहे थे। यूक्रेन भी अपनी तरफ से चला रहा था। लेकिन यूक्रेन में हमारे बहुत सारे भारत के बच्चे, वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई जो है मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। लगभग ऐसे 24, 25, 26 हजार बच्चे या 30 हजार के आसपास होंगे। उनके माता पिता परेशान हो गए। कहीं ऐसा हो जाए कि हमारे बच्चे जहां रहते हैं वहां मिसाइल गिर जाए, कोई बम गिर जाए, कोई गोला गिर जाए, उनकी जिंदगी के लिए कोई खतरा पैदा हो जाए। तो बहनों भाइयों, उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जो भी हो, आंखों में आंसू भर के, चाहे जो भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया वो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और दोनों राष्ट्रपतियों से कहा कि हम अपने भारत के बच्चों को वहां से बाहर निकालना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग लड़ाई बंद कर दीजिए, युद्ध बंद कर दीजिए। जानते हैं क्या करिश्मा हुआ हमारे प्रधानमंत्री की अपील का कि बहनों भाइयों 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चल के भारत आ गए। यह है भारत। आतंकवाद की वारदातें भारत में खूब होती थी। यहां तक कि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, महाराष्ट्र में भी, मैंने देश के कई राज्यों में, पंजाब में भी कई राज्यों में आतंकवादी वारदातें हुई। और कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब ये तो वारदातें होती रहती हैं, और ज्यादा से ज्यादा करते थे उसकी जांच कराकर डोजियर सौंप देते थे। और ज्यादा से ज्यादा कहते थे कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ अब मैच नहीं खेलूंगा। बताइए क्या हो रहा है? क्या था इनके समय में? आतंकवादी वारदात होती थी, नाराजगी व्यक्त करने का तरीका यह था, हे पाकिस्तान तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा नहीं। ये तो बच्चों की बात हो गई। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा होगा हमारे सेना के जवानों ने करके दिखाया है। आर.के. सिंह भदौरिया भी थे। हम लोगों ने यह संदेश दे दिया, भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ेगी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के पास ताकत, यह करके हम लोगों ने दिखा दिया है। इसलिए आपका मैं समर्थन मांगने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाइयों। और वैसे भारत की स्थिति का जहां तक सवाल है, भ्रष्टाचार, मैं जानता हूं भ्रष्टाचार एकदम बिल्कुल देश को खोखला बना रहा है। आप कहेंगे कि आपके शासनकाल में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? मैं यह दावा नहीं करता कि नीचे तक जो कुछ भी भ्रष्टाचार था हम लोगों ने समाप्त कर दिया। लेकिन मैं राजीव गांधी की याद दिलाना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री मजबूरी व्यक्त कर रहा है। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री का, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। क्या करें हम, भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त करें? लेकिन बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार की उस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और आप लोगों ने देखा कि जनधन खाता, मोबाइल और आधार
कि ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है मेरे बहनों भाइयों। यह होता है करिश्मा। यह भी करके हमारी सरकार ने दिखाया। ऐसे कई ऐसे सारे काम हैं जिसकी मैं चर्चा करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। अब आप सोचिए, अब यहां पर आप लोग योग करते हैं। योग करते हैं कि नहीं? योगा करते हैं, श्वास खींचने उचने वाला एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं? अरे करिए, नहीं सेहत ठीक नहीं रहेगी। यह भारत के ऋषियों और मनीषियों ने दिया है। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने दिया है। अब देखिए भारत का मस्तक कैसे ऊंचा किया जाता है। यह अद्भुत कला भी हमारी सरकार के पास है, हमारे प्रधानमंत्री के पास। वो गए संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया के सारे देशों के लोग उसमें भाग लेते हैं। वहां पर एक प्रस्ताव पेश कर दिया। एक हमारे भारत का योगा है, हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने योगा की एक नई पद्धति दी है जिसको दुनिया हमारे भारत के बहुत सारे लोग अपनाते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। इवरे सारे विश्व में योगा किया जाना चाहिए और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए सारी दुनिया में। बहनों भाइयों, दुनिया के 172 देशों ने कहा कि मोदी जी वर राइट, ठीक है, और प्रस्ताव को पारित कर। यह है भारत का करिश्मा। और भाजपा का जहां तक प्रश्न है, देखिए व्यक्ति हमारे यहां कोई कुछ कह दे ना करे, यह हो सकता है, लेकिन पार्टी यदि जो कह देगी वो करके रहेगी। कोई हमको बतला दे कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में, क्योंकि बराबर 2014 में तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं था, इसलिए स्वयं देख रहा था। 2019 में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनाथ जी ही देखेंगे। इस बार भी 2024 में उन्होंने कहा चुनावी घोषणा पत्र भी राजनाथ जी ही देखेंगे। बराबर उनको इस बात की चिंता रहती है कि ऐसा ना हो हम कुछ कह दें और करें ना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने कहा था ना, 51 से कहते चले आ रहे हैं, ये दिन संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। डंके की चोट पर हम जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करेंगे मेरे बहनों भाइयों, और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। कर दिया। कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरी बात का कांग्रेस सपा बसपा के लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह कटाक्ष करते थे। बहनों भाइयों, तारीख 22 जनवरी आ गई जब हमारे प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में कर दी। और मैं आज कहना चाहता हूं, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा मेरे बहनों भाइयों। जो हम लोगों ने कहा सब किया है। 3 तलाक की बात थी। कोई कह सकता है दूसरे धर्म के मामलों में क्यों बोलते हैं? क्या मुस्लिम धर्म की मानने वाली माता बहन हमारी माता बहन नहीं है? क्यों न हस्तक्षेप करें? हम लोगों ने कहा यह नहीं हो सकता, आप किसी से शादी करिए और 3 बार तलाक 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 बोलकर उसको छुट्टी कर दी। सरकार रहे चाहे भाड़ में जाए। लेकिन बहनों भाई, देश की नारी शक्ति का अपमान यदि कोई करेगा तो अन्य राजनीतिक पार्टियां बर्दाश्त कर लें, भाजपा नहीं बर्दाश्त करेगी। हम लोगों ने चुटकी बजाकर 3 तलाक को भी समाप्त कर दिया। जो कहा था सब कुछ किया, और जो कहेंगे सब करेंगे। अब देखिए, अभी भदौरिया जी बतला रहे थे आपको कि भारत कैसे मजबूत भारत हो रहा है। आपको मालूम है, पहले हर चीज छोटी छोटी चीजें दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, और नट बोल्ट यह सब मिला जुलाकर हम दुनिया के छोटे छोटे देशों को दे देते थे जो कमजोर देश थे। कहते थे हमको 600 करोड़ रुपया का हमने एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं बहनों भाइयों, अब हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। मैं नहीं कहता हूं पूरी तरह से सब कुछ कर लिया है, शुरुआत अच्छी की है, और शुरुआत अच्छी हो जाती है तो अंजाम भी उसके अच्छे होते हैं।
चाहे तोप हो, बम हो, गोले हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे टैंक हो, चाहे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, हम लोगों का संकल्प है ये बनेंगे तो भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। और अभी अभी हम लोगों ने, आप देखिए, वो 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, अभी हाल में ही हम लोगों ने 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, दुनिया के दूसरे देशों को मुहैया कराया। सब तो सब ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने बनाई है, और अभी एक देश को लगभग मुहैया कराया है, उसको दिया है हम लोगों ने लगभग 4,500 करोड़, 4,000 करोड़ का वो भी है। तो बहनों भाइयों, आज मैं यही कहने आया हूं कि योगी जी यहां के मुख्यमंत्री हैं, ठीक ठाक है ना? गुंडे बदमाश से सब चुस्त दुरुस्त हैं, जो दुरुस्त हैं जय श्री राम है, हौसले पस्त हैं। और बहनों भाइयों, मैं योगी जी की सराहना करना चाहूंगा, योगी जी की मैं सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम किसी भी राज्य का विकास करना चाहते हैं तो कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना यह उसकी पहली शर्त होती है, और यहां की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम योगी जी ने किया है। और बड़ी बात, जो एक संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाएंगे, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आज मैं आपसे कहने आया हूं, आप लोगों ने बड़ी कृपा की, 2014 का चुनाव लोकसभा का था, 17 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 22 का लोकसभा, आप लोगों ने साइकिल का चैन उतार दिया। और इस बार मैं कहने आया हूं कि इस बार कहीं फंसा वसा हो साइकिल का चैन, एकदम उतार दीजिए। और मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद लोग पूछेंगे कि अब जो हालत होती जा रही है कांग्रेस की, सपा की, कांग्रेस के बारे में तो मुझे लगता है कि जैसे कि आज के कुछ वर्षों पहले डायनासोर पूरी धरती से, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। बच्चों से पूछेंगे आप कि कौन कांग्रेस, बच्चे पूछेंगे कांग्रेस, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। 10 वर्षों के बाद यही हालत होने वाली है। और सपा के बारे में यदि बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे सपा का मतलब होता समाप्त पार्टी। यह हालत हो गई इन लोगों। इसलिए बहनों भाइयों, राजकुमार जी शाहर के लिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, पक्का है ना? सब लोग पक्का? हाँ, राजकुमार चार की शरीर भी भगवान ने ठीक ठाक बनाई है, कोई हर्ज नहीं है। वैसे जहां आवश्यकता होगी, राजकुमार चाहर के अंदर वह कुवत है, शरीर में ताकत है कि आपके लिए संघर्ष भी कर सकते हैं राजकुमार चाहर। आज आपकी विधायक रानी पक्षालका सिंह जी नहीं आ पाई क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है। इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा कि वो नहीं आई, राजा साहब आए हुए हैं। तो बहनों भाइयों, सभी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है, राजकुमार जी शाहर को। तो मैं मानकर जाऊंगा रिकॉर्ड टूटेगा। पिछली बार कितने से जीते थे? पिछली बार 4,95,000। अच्छा। देखो भैया, सुनो। पिछली बार 4,95,000 से जीते थे। इस बार क्या होगा? हाँ, तो इस बार 5 लाख पार कर दो। तो मैं कहूंगा कि राजकुमार चाहर से कि जब 5 लाख पार हो जाए
तो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने के बाद जब कभी फुर्सत मिले, एक बार मुझे फिर से आप बुला लेना। और खूब क्षेत्रवासियों की बड़ी मीटिंग करना, क्षेत्रवासियों की बड़ी मीटिंग करना। लेकिन उस मीटिंग में यदि मैं आना चाहूंगा राजकुमार चाहर को 5 लाख से अधिक मतों से जीतने के बाद, तो मेरे बहनों भाइयों, मैं अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि मैं शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों के बीच आना मैं चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।